केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट केमिकल चेंजेस के बिहाइंड जो केमिकल रिएक्शंस हो रही थी उन्हें देखा था और उनके लिए केमिकल रिएक्शंस लिखी थी। मींस अभी हम केमिकल रिएक्शंस को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच two or more substances react to form new substances with different properties. Is called a chemical reaction. इस तरीके से जो हम केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच, केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कुछ अलग न्यू सब्सटेंसेस बनाने के लिए जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। इस वे में, इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन हमने देख लिया, अभी हमें देखना है व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन? ये क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। अभी हमने यहाँ पर ये देखना है कि केमिकल इक्वेशन क्या है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्टिविटी 1.1 हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी उसको एक बार फिर से रिकॉल करना पड़ेगा। उसमें हमने क्या देखा था, उसने बताया था कि हम मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उस पर पूरे रिएक्शन को या फिर उस पूरे चेंज में जो रिएक्शन हो रही थी उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं दैट मैग्नीशियम burns in oxygen to give magnesium oxide. अब देखो किसी भी केमिकल चेंज में क्या रिएक्शन हो रही है, अगर हम हर बार उसको एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखते रहेंगे, हर एक रिएक्शन को ऐसे बताएंगे कि भाई मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो हमारे लिए बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से ना लिख के हम क्या करते हैं, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम बोलते हैं उस शॉर्टर फॉर्म को हम क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं हम, वर्ड इक्वेशन। अब ये वर्ड इक्वेशन क्या है, वर्ड इक्वेशन में हम ये देखते हैं कि भाई हमें अब यहाँ पे पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, हमने क्या करना है, जो भी एक्टिविटी दे रखी है, जो भी चेंज की हम बात कर रहे हैं, उसमें से हम अपने रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को उठाते हैं और उसको एक वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम, एक ये रिएक्टेंट हो गया, बर्न कर रहा है ऑक्सीजन, एक ये रिएक्टेंट हो गया और ये दोनों मिलके कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम इसको इस तरीके से ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन को हम नाम देते हैं वर्ड इक्वेशन का। ठीक है, मतलब पूरा ना लिख के हम क्या लिखेंगे, इसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म दे दी जिसको हमने नाम दिया वर्ड इक्वेशन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हमने लिखा है ये भी कोई बहुत छोटी फॉर्म तो नहीं है, क्या हम इस वर्ड इक्वेशन को और शॉर्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो उसका आंसर है यस। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और छोटे
छोटी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हम क्या करते हैं, ये जो रिएक्शन है हमारी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको और छोटे फॉर्म में लिखने का जो तरीका था वो ये था कि हम अभी जो भी हमारे ये अभी हमें पता है कि ये जो है जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में है ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं और जो एरो के राइट हैंड साइड में है वो हमारे प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इसको और शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि इनके पूरे पूरे नाम ना लिख के जो भी उस रिएक्शन के अंदर एलिमेंट्स या फिर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स कंपाउंड्स या फिर हम ओवरऑल सब्सटेंसेस बोल दें, जो भी सब्सटेंसेस उसमें इन्वॉल्व है, उस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है, हम क्या करेंगे उनका सिंबल्स यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम एलिमेंट के लिए हम सिंबल यूज करेंगे मैग्नीशियम, ऑक्सीजन के लिए हम यूज करेंगे O2 एंड दिस गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो होगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये क्या हो गया, पहले हमने क्या लिखा था, पहले पूरी रिएक्शन को एक सेंटेंस की फॉर्म में बताया, फिर वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में बताया और फिर जो है लास्ट में उसको एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में बताया। ये क्या हो गया आपकी, इसको हम नाम देते हैं वर्ड इक्वेशन और ये है जो आपकी ये हो जाएगी आपकी केमिकल इक्वेशन। अब नाउ हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, हमें डिफाइन करना है व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन। हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट तो कर दिया, लेकिन हम केमिकल इक्वेशन को डिफाइन कैसे करेंगे। केमिकल इक्वेशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ a chemical reaction in terms of the symbols and formulae of different substances involved in the reaction is called a chemical equation। ठीक है, हमने क्या बोला, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो ये है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन दैट रिएक्शन। जो भी आपकी रिएक्शन है उसमें जो भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं, जो भी सब्सटेंसेस आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको हम सिंबल्स और उनके फॉर्मूले, अगर वो एलिमेंट है तो एलिमेंट का एक अपना सिंबल होगा, अगर वो एक कंपाउंड है तो उस कंपाउंड का एक अपना फॉर्मूला होगा। तो हम क्या करते हैं कि उसको पूरे नाम, उनके पूरे नाम ना लेके उनको उनके सिंबल्स और फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उसी रिप्रेजेंटेशन को हम नाम क्या देते हैं, केमिकल इक्वेशन का। ठीक है, दूसरा जो है, एक केमिकल इक्वेशन को मोर मीनिंगफुल एंड मोर यूजफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी सब्सटेंसेस उसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी सब्सटेंसेस, जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, हम क्या करते हैं उनकी स्टेट मेंशन करते हैं कि जो मैग्नीशियम है वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है वो किस स्टेट में है, ये वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो किस स्टेट में प्रेजेंट है। तो जो हमारा मैग्नीशियम है वो एक मेटल है एंड मेटल जो है आपकी सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। यहाँ जो ऑक्सीजन है वो गैस स्टेट में प्रेजेंट है और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो अगेन सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। अब देखो जो स्टेट्स मैंने मेंशन करी है, हम ये देखते हैं, हम एस, जी और ये एस जो है लिख रहे हैं वो किस बेसिस पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपका रिएक्टेंट या फिर जो भी आपका सब्सटेंस, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट में एस लिख के। लिक्विड स्टेट के लिए हम लिखते हैं ब्रैकेट में स्मॉल एल एंड गैसेस स्टेट के लिए हम लिखते हैं, को हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट में जी से। ठीक है, दूसरा एक तो ये तीन हो गए, एक फोर्थ स्टेट
करते हैं हम किसके लिए, सॉल्यूशंस ऑफ different substances in water। उसके लिए हम स्टेट बताते हैं एक्वस, ब्रैकेट में ए क्यू लिख के, स्मॉल ए क्यू लिख के हम बताते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो कि भाई सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इन वाटर इज मिक्स्ड विद सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, तो वहां पे आप क्या करोगे, जैसे मान लो ये दे दिया किसी ने सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इस चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे NaCl, ठीक है। और उसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे AQ एक्वस। हमने ये बताया है, ये जो एक्वस वर्ड है ये बता रहा है कि जो ये NaCl है हमने इसको पानी में मिक्स करके इसका सॉल्यूशन बना रखा है, ठीक है। तो ये चार जो है स्टेट्स, अगर हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ, उनके सिंबल्स के साथ, फॉर्मूले के साथ अगर उनके स्टेट को मेंशन कर देते हैं तो जो हमारी केमिकल इक्वेशन है वो मोर मीनिंगफुल और मोर यूजफुल हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अभी ये दो टॉपिक्स और देखने हैं हमने, फिर हमारा जो ये केमिकल इक्वेशंस का जो एक कंसेप्ट था मेन वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो पहले हम यहाँ देख रहे हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो हम किस बेसिस पे, पहले तो हम ये देखते हैं कि किस बेसिस पे हम ये बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन बैलेंस्ड है और एक पर्टिकुलर रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ, अभी जो मैंने एक्टिविटी 1.1 के लिए जो रिएक्शन लिखी हम उसी को देख लेते हैं। मैग्नीशियम सॉलिड प्लस में O2 गैस गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड, ठीक है। अब देखो किसी भी रिएक्शन को वो बैलेंस है कि अनबैलेंस है, ये उस कैटेगरी में रखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं कि उस रिएक्शन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स इंक्लूडेड, जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, उसके नंबर ऑफ एटम्स, उसमें जितने भी एलिमेंट इन्वॉल्व हैं उन सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स आपने चेक करने हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, या फिर मैं कहूँ रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। अगर हर एक एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम उस रिएक्शन को नाम देते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर वो इक्वल नहीं है तो उसको नाम देते हैं हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, अगर हम इसकी बात करें तो हमने यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे हम, उस टेबल में हमने फर्स्ट कॉलम में लिख लिया एलिमेंट्स कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। दूसरे टेबल में हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड को मैं LHS लिख लूँ, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को मैंने RHS लिख लिया, ठीक है। इसके बाद हमने देखे एलिमेंट्स कौन, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा रिएक्टेंट साइड में देखा हमने लिखा एक एलिमेंट है हमारा मैग्नीशियम, ठीक है। दूसरा एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये लिख लिया हमने। उसके बाद हम ये देखेंगे दूसरी मेन जो चीज़ ये है कि आपने एक साइड का, जैसे आपने रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट्स देख लिए तो आपको प्रोडक्ट साइड देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज किसी भी रिएक्शन में जो चीज़ें राइट हैंड, जो भी आपकी एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं राइट हैंड साइड में किसी ना किसी फॉर्म में जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो आपने ये देख लिया, या फिर आप ऐसे करो, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट साइड और देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा, इसमें मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है, वो दोनों हम लिख चुके हैं। अब हमने क्या करना है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं पहले। अभी मैं बात करती हूँ मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का यहाँ पे ना इसके बेस में कोई नंबर लिखा हुआ है ना इसके आगे कोई नंबर लिखा हुआ है, तो इसके अंदर मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं, 1, ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो O2
O2 है, यहाँ पे O2 लिखा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन के बेस में 2 है। इसका मतलब है आपके पास कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं? 2। ठीक है। अगर मैं राइट हैंड साइड देखूं तो राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम ऑक्साइड एक ही प्रोडक्ट है मेरा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या है? एक मैग्नीशियम का एटम है आपके पास और एक ही ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला था, अगर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के इक्वल आ जाते हैं तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो इस रिएक्शन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में क्या है? ऑक्सीजन के एक ही एटम है। आगे जो है हम इस रिएक्शंस को या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। एक एग्जांपल लेते हैं हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का, वो भी हम प्रीवियस क्लास से ही लेते हैं, जो हमने डिस्कस करा प्रीवियस क्लास में। हमने एक्टिविटी 1.3 में बोला था, हमने क्या लिखी थी उसके लिए केमिकल जो रिएक्शन थी वो लिखी थी हमने जिंक सॉलिड, कि जो हम जिंक में H2SO4 एसिड डाल रहे थे, H2SO4 gives ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से कुछ लिखा था हमने, जिंक प्लस में H2SO4 gives ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी वहां से। तो यहाँ पे हम अगेन चेक करेंगे कि भाई जो ये रिएक्शन है, ये पर्टिकुलर रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या फिर एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो वही प्रोसेस करेंगे हम। क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे अपना, एलिमेंट्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। ये कर लिया हमने। ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं वो चेक करेंगे पहले। फर्स्ट मेरा एलिमेंट क्या आ गया? जिंक, मैंने क्या लिख लिया? जिंक। नेक्स्ट जो है H2SO4 में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है? एक है आपका हाइड्रोजन, हमने लिख लिया हाइड्रोजन। नेक्स्ट है आपका सल्फर, सल्फर के लिए हमने S लिख लिया, और जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है आपका ऑक्सीजन। ठीक है। चेक करने के लिए वैसे तो इस साइड हमें राइट हैंड साइड पे एलिमेंट्स को देखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे देख लो। जिंक लिख चुके हैं हम, सल्फर भी आ चुका है, ऑक्सीजन भी आ गया, और हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन भी आ चुका है। अब हमने क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में काउंट करने हैं इन सब के एटम्स। तो यहाँ पे देखो हम सबसे पहले जिंक से शुरू करते हैं। जिंक के कितने एटम्स हैं? जिंक के अगर हम एटम्स देखें तो इस साइड एक ही एटम प्रेजेंट है जिंक का। ठीक है। हाइड्रोजन को जब हम देखते हैं H2SO4 में आपके पास 2 हाइड्रोजन है, 2 लिख लिया। सल्फर H2SO4 में एक ही सल्फर प्रेजेंट है, और O4 H2SO4 में आपके 4 जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये हो गया, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड के सारे नंबर्स लिख लिए। इसके बाद हम देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जब हमने जिंक देखा तो जिंक हमारा क्या है? 1, सल्फर, इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन है हमारा सेकंड नंबर पे, तो हाइड्रोजन हमने देखा 2 है। सल्फर जो है, सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन वो है अगेन आपके पास कितने हैं? ऑक्सीजन 4। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हम इस टेबल को देखते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स जो है 1 1 2 2 1 1 4 4, जो नंबर ऑफ एटम्स है हर एक एलिमेंट के वो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या है? इक्वल है। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को आप क्या नाम देते हो? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए लिख रही हूं, बैलेंस्ड chemical equation. If the number of atoms of different elements involved in a
chemical reaction are same on reactant and product side, if the number of atoms of different elements involved in a chemical reaction are same on reactant and product side, then such a chemical reaction, then such a chemical equation is called balanced chemical equation. ये हमने डिफाइन कर लिया इसको. If the number of atoms of different elements, if the number of atom of different elements involved in a chemical reaction, जिस भी chemical reaction की हम बात कर रहे हैं उसमें अगर जितने भी elements इन्वॉल्व हैं, अगर उन सबके एटम्स, मैंने यहाँ पर लिखा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा है रिएक्टेड साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड. आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लिख सकते हो. लेफ्ट हैंड साइड हमारी रिएक्टेड साइड होती है, राइट हैंड साइड हमारी प्रोडक्ट साइड होती है, तो आप कुछ भी लिख लो, दोनों सही है. देन सच ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन. इसके अंदर अगर हमें वो करना है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए मेरे को डिफाइन करना है, तो इसमें मैं सिर्फ यहाँ पे चेंज करूंगी. इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन्वॉल्वड इन ए केमिकल रिएक्शन आर नॉट सेम on reactant and product side, then such a chemical equation is called balanced chemical equation. इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं. अभी एग्जाम्पल, मैंने दोनों के एग्जाम्पल डिस्कस करे, एक आप एग्जाम्पल उसके अंदर साथ में मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस. बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस कि हमने जो इक्वेशंस हमारी बैलेंस नहीं है उनको बैलेंस किस तरीके से करना है. तो सबसे पहले बैलेंसिंग करने से पहले हमें ये समझने की जरूरत है व्हाई देयर इज अ नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस. केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की जरूरत ही क्या है, हम क्यों उन्हें बैलेंस कर रहे हैं. अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम वैसे के वैसे लिख के या फिर हम वैसे के वैसे पढ़ लें तो उसमें क्या प्रॉब्लम है. तो उसके लिए आता है हमारा, हम लोग छोटी क्लास में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं. ये लॉ क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट matter, law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed. अब ये डेफिनेशन शायद सबको याद होगी. The law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed. अब हमने क्या करना है, एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू, एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू इस लॉ को समझना है. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं हमारे पास एक छोटी सी रिएक्शन का. H2 प्लस में O2 gives H2O. ठीक है, अब पहले हम इसको लेके चलते हैं कि ये जो केमिकल इक्वेशन है हम क्या करते हैं, इसको जैसे ये है उसको वैसे के वैसे लेते हैं, इसको बैलेंस नहीं करते. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मैंने हाइड्रोजन का कितना अमाउंट लिया, ऑक्सीजन का कितना अमाउंट लिया और मेरे पास कितना अमाउंट वाटर जो है फॉर्म हुआ, ये चेक करते हैं. तो हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन के एटम का जो मास होता है वो 1 ग्राम, 1 मोल एटम्स की बात करूँ मैं 1 ग्राम. तो मैं H2 की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास H2 हो गई 2 ग्राम. ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया आपके पास, एक ऑक्सीजन 16 ग्राम और दो आपके पास 32 ग्राम. और यहाँ पे जो H2 है, एक H2 का जो मोलिकुलर मास होता है वो होता है आपका
18 ग्राम। ठीक है, अब मैं अगर इस रिएक्शन को ऐसे के ऐसे लिख के पढ़ूं तो मैं क्या कहती हूँ कि भाई 2 ग्राम हमने हाइड्रोजन लेके चले, 32 ग्राम ऑक्सीजन लेके चले और हमारे पास बना 18 ग्राम वाटर। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो हमारे पास कितना है 34 ग्राम, और यहाँ पे हमारे पास कितना बन रहा है सिर्फ 18 ग्राम। मतलब हम लेके तो चले थे, हमारे पास जब हमने रिएक्शन को शुरू करा तो हमारे पास 34 ग्राम मास था, 34 ग्राम हमारे पास अमाउंट था, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास कितना अमाउंट है सिर्फ 18 ग्राम। जो बचा हुआ आपका 16 ग्राम है, जो यहाँ पे क्या होगा 16 ग्राम जो था आपका 34 से 18 मतलब 16 ग्राम जो है मास वो कम हो गया। तो ये मास आपका कहाँ गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो ये कह रहा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो आपका ये मास जो था वो कहाँ डिस्ट्रॉय हो गया? अब ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन से हमें क्या होता है कि इस क्वेश्चन से हमें रिएक्शंस को बैलेंस करने की जरूरत फील होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब भी आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते हो तो वो पर्टिकुलर रिएक्शन आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो ऑब्वियसली बात है, जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है तो वो सारी की सारी जो हमारी रिएक्शंस हैं उन्हें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना चाहिए, और जो भी रिएक्शंस हैं हमारी उस लॉ के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। लेकिन जब रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है रिएक्शंस को बैलेंस करने की। अब चलो हम ये देखते हैं कि इसको बैलेंस करते हैं तो हमें क्या फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने ये लिया, हमने इसको बैलेंस करना है तो हमने क्या करा, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन इधर 2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है। तो मान लो मैंने बैलेंसिंग सिखाई नहीं है लेकिन मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ये हो गया आपका, और यहाँ पे 2। अब जो ये है ये आपकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर। ठीक है, अब हम जो है सब अगर सारे जो भी सब्सटेंसेस इसमें इन्वॉल्व हैं उनके मास देखें और फिर जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लगाएं, देखते हैं कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है कि नहीं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल H2 था, एक H2 के मॉलिक्यूल का मास 2 ग्राम था, तो 2 है आपके पास कितना हो जाएगा 4 ग्राम। यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही था, एक ही मॉलिक्यूल है 32 ग्राम। यहाँ पे आपके पास वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 इंटू में 18 ग्राम आपको मास करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका, अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ देखो 4 + 32 कितना हो गया 36 ग्राम। यहाँ पे अगर आप 18 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी कितना आता है आपका 36 ग्राम। अब देखो यहाँ पे हम 36 ग्राम मास से ही हमने शुरू करा रिएक्शन को और 36 ग्राम पे ही हमारी रिएक्शन जो है वो स्टॉप हुई है। यहाँ पे अब जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो फॉलो हो रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हम जो है रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब जो तरीका है, अब ये देखना है हमने कि क्या तरीका है, किस तरीके से जो हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है Fe, आयरन का सिंबल है Fe। Fe reacts with H2O to form ferric oxide and hydrogen gas। ठीक है, ये इक्वेशन है आपकी। आपने अब देखो, अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो मैं क्या करूंगी, एलिमेंट्स करूं लिखूंगी। एलिमेंट्स कौन कौन से यहाँ पे Fe हाइड्रोजन एंड Fe हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इधर भी हमारे Fe ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ मैंने लिखा राइट हैंड साइड। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करते हैं, नंबर ऑफ जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स काउंट करते हैं। FeL है उसका क्या है 1, हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं आपके पास 2, ऑक्सीजन कितना है 1। जब हम इधर देखते हैं प्रोडक्ट साइड में, राइट हैंड साइड में हम देखते हैं तो Fe कितने हैं आपके पास 3, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन आपके पास 2 है। अब देखो यहाँ पे 1 है आयरन के एटम्स, यहाँ पे 3 है, ये दोनों बैलेंस है। हाइड्रोजन हमारे पास बैलेंस है लेकिन ना हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस है। तो हम देखते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका। अभी हम क्या करते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, सबसे पहले तो इन सबको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। क्यों हमने इनके बाहर जो है बॉक्स बनाए हैं, बिकॉज इसका रीजन ये है कि जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को बैलेंस करें तो हम इस बॉक्स
यहाँ पे मेरे पास H2O है, मुझे 2 ऑक्सीजन के एटम चाहिए। अभी मैं अगर एक H2O की बात करती हूँ तो मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, इसमें 1 ऑक्सीजन है। मुझे अगर इसमें 2 हाइड्रोजन चाहिए तो मैं इसके बेस में 2 लगा दूँ, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा करने से आपके पास जो कंपाउंड था, पहले वाटर था, अब ये आपका बन गया है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, एक नया कंपाउंड बन गया है। तो ये तरीका बिल्कुल गलत। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास H2O ही है, अभी मैंने क्या करना है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन 4 चाहिए और ऑक्सीजन 2 चाहिए, तो मैं क्या करूँ, इसको ब्रैकेट में लिख के यहाँ 2 लिख दूँ। तो ये जो तरीका है ये भी बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब होता है आपका H4O2, ये भी आपका क्या हो गया, एक अलग कंपाउंड हो गया। मतलब कहने का ये है कि जब भी हमने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है तो हम जिस भी नंबर से, मान लो हमारे पास यहाँ पे Fe1 है, आयरन का एटम 1 है, इधर 3 है, तो मैं क्या करती हूँ कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मैंने इसको यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब मैं किसी भी एलिमेंट को या फिर किसी भी कंपाउंड को या फिर किसी भी सब्सटेंस को बैलेंस करने के लिए किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मैं हमेशा इस बॉक्स के आगे मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। तो इसका तरीका ये हो गया, पहली बात तो ये कि हम इस बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब आप देखो कि इसमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर देखो, अगर मैं आयरन की बात करूँ तो आयरन जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, एलिमेंट है यहाँ पे, इसमें एक ही एटम है। H2O के अंदर 3 एटम्स हैं आपके, Fe3O4 में आपके 7 एटम्स हैं, 7 एटम्स हैं, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन में आपके 2 हैं। तो आप ऐसे कंपाउंड को पकड़ो, आप किसी अपने ऐसे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई भी ऐसे सब्सटेंस को पकड़ो जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, मैक्सिमम हो। तो हमने Fe3O4 को ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे जो Fe3 है, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 into 3 कितना हो जाएगा हमारा 3, तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया 3, ठीक है। अब हमने जैसे ही यहाँ पे 3 लिखा, हमारे आयरन के जो एटम्स हैं Fe बैलेंस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑक्सीजन, इधर 4 है, इधर 4 ऑक्सीजन है, लेकिन इधर ऑक्सीजन क्या है 1, तो सेम हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं इसके सामने लिखूंगी 4, ठीक है। अभी हमारे पास हाइड्रोजन इधर भी कितने हो गए, जो यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं, यहाँ हम नंबर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4H2O। अब इस 4H2O का मतलब है कि जो ये नंबर है, अगर हम हाइड्रोजन काउंट करेंगे 4H2O में, तो हम करेंगे इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जो भी इनके बेस पे नंबर लिखा हुआ है उससे, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट के, किसी एटम के बेस में कुछ नहीं है, जैसे ऑक्सीजन के बेस में कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन के बेस में 2 लिखा हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन के बेस में कुछ भी नहीं है, तो हम उसको 1 एज्यूम करते हैं, वहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो अगर मेरे को 4H2O के अंदर ये पता करना है कि कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन के लिए हम करेंगे, हाइड्रोजन के लिए हम होगा हमारा 4 × 2, जो भी उनके बेस में जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना, तो ये हो गया आपका 8, और यहाँ पे बेस में क्या नंबर है 4 × 1, ये हो गया आपका 4। ऑक्सीजन आपके 4 हो गए, हाइड्रोजन आपके 8 हो गए। ये है तरीका। अगर हमें कोई नंबर, जैसे इस तरीके से कोई भी कंपाउंड दे रखा हो, उसके आगे कुछ नंबर लिखे, तो हमें उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स काउंट करने हैं। तो उसका तरीका ये है, जो हर नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो, जिन एलिमेंट्स के नीचे जो भी बेस नंबर है उस बेस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करो, जितना वो प्रोडक्ट बनेगा वो उसका नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखो, जैसे ही हमने यहाँ पे 4 लिखा, हमारे ऑक्सीजन 4 हो गए, लेकिन अब जो थे हाइड्रोजन, जो हमारे 2 थे, जो हम पहले लिख चुके थे, वो अभी अगर ये 4 लिखने के बाद में हाइड्रोजन काउंट करूँ तो अभी हाइड्रोजन मेरे पास 2 नहीं है, हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास 8, ठीक है। अब इधर हाइड्रोजन पहले 2 थे, वो 4 के मल्टीप्लाई करने से हमने जैसे ऑक्सीजन को इंक्रीज करना चाहा, ऑक्सीजन के साथ साथ, क्योंकि ऑक्सीजन अकेला तो प्रेजेंट था नहीं भाई, इधर जो था आयरन जो था वो अकेले एलिमेंटल फॉर्म में था, वो किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं था। तो जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो बाकी एलिमेंट्स के नंबर में, नंबर ऑफ एटम्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक। लेकिन जैसे ही मैंने H2O को 4 से मल्टीप्लाई करा, हमारे ऑक्सीजन 4 हो गए, और जो हमारे हाइड्रोजन थे वो भी डबल हो गए। वो कितने हो गए, यहाँ से हमारे पहले 2 थे,
और यहाँ से उसके 4 टाइम्स हो गए, कितने 8 हो गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 8 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2। तो अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे मेरे पास क्या है हाइड्रोजन है, तो मैं क्या करती हूँ इस बॉक्स के बाहर क्या देती हूँ 4। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब 4H2 का मतलब क्या हुआ, हमारे पास हाइड्रोजन में कितने एटम्स हैं 8 एटम्स हैं। अब अगर मैं सब कुछ करने के बाद जो भी हमने करना था, वो जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करना था वो हम कर चुके हैं। उसके बाद अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स काउंट करूँ हर एलिमेंट के, तो देखो यहाँ पे हमारे पास आयरन के कितने हैं 3, हाइड्रोजन के 8, ऑक्सीजन के 4। इस साइड देखो मैं तो आयरन 3, ऑक्सीजन 4 एंड हाइड्रोजन 8। सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं आपके, उनके नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पे क्या है इक्वल है। तो जो हमने पहले जो हमारी रिएक्शन थी वो एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ इसका, तो एक्टिविटी 1.3 में ही हमने क्या बोला था, हम एक बार जिंक के साथ क्या डाल रहे थे H2SO4 जो हमने पिछले रिएक्शन में देख लिया, एक बार हम डाल रहे थे HCl। वहां पे फॉर्म हो रहा था हमारा जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो हम इनकी स्टेट मेंशन कर देते हैं एक तो, और एक हम ये कर दिया हमने। इसके बाद हम वही सेम काउंट करो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो भी इस रिएक्शन में है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स इस रिएक्शन में हैं। तो हमारे आ जाएंगे एलिमेंट जिंक, हाइड्रोजन और क्लोरीन, जिंक, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इनके नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे। जिंक के 1, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1। जिंक क्लोराइड में अगर जिंक के एटम काउंट करूं तो 1, क्लोराइड कितने हैं यहाँ पे, सॉरी क्लोरीन कितने हैं Cl, इसके बेस में लिखा हुआ है 2, तो क्लोरीन आपके पास हो गए 2। हाइड्रोजन भी अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन भी हमारे पास कितने हैं 2, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जिंक जो है दोनों साइड बैलेंस है 1 and 1। यहाँ पे ना तो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस्ड है ना ही क्लोरीन बैलेंस्ड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या करा, पहले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इन सबको बॉक्स में ये कर लिया। इसके बाद अब मुझे क्लोरीन को बैलेंस करना है। क्लोरीन इधर 2 है, इधर 1 है, तो वो कंपाउंड देखो जिसके अंदर क्या हो क्लोरीन हो। अब अगर इसको देखें हम, इसमें तो जिंक, इसमें सिर्फ जिंक है, इसमें क्लोरीन है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाई करने से क्लोरीन के नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो क्लोरीन है वो HCl के अंदर प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं HCl को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करा तो भी हमारा जो HCl है वो इधर कितने हो गए 2, पहले 1 था लेकिन अभी वो कितना हो गया 2। लेकिन जैसे ही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, वो सिर्फ वो जो उस 2 से सिर्फ क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स चेंज नहीं हुए, हाइड्रोजन के भी चेंज हो गए। हाइड्रोजन में हमारे पास जो पहले 1 था कितने हो गए 2। अब देखो सबके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इक्वल है। तो ये रिएक्शन है, इसमें हमें फर्दर किसी भी कंपाउंड को और नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी किस में कन्वर्ट हो गई है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है।